सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, ऐसा कहा जाता है कि हमारी आदतों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आदतें अच्छी अपनाई जाए तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और आदतें ठीक ना हो तो बहुत सारी मुसीबतें भी आती है ना। जैसी आदतें होती हैं वैसे ही तो हम बनते हैं ना। हाँ, वही दिखते भी हैं। बिल्कुल। इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई अच्छी आदतें अपनाइए और इसीलिए आज हम 2 अच्छी आदतों की बात करेंगे। ऐसा? हाँ। तो वो 2 आदतें कौन सी है? हम भाई जब सुबह बहुत सारे लोग वो करते हैं, अब बाकी और कुछ आप ना सोचिएगा कि चाय पीते हैं या क्या करते हैं, यानी कि हम कुछ लोग जो सच में अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं और खास तौर से इस समय में वो टहलने जाते हैं। तो एक ये आदत है, तो यानी कि टहलना और हमारा स्वास्थ्य, इस पर हम चर्चा करेंगे। और वहीं और उसके बाद कुछ पढ़ने लिखने की भी आदत हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल। ये भी सुबह ही काम करने वाला है। यानी कि अखबार पढ़ना, सुबह सुबह अखबार आ जाए और हमारे हाथ में अखबार हो, साथ में चाय की प्याली हो, तो अखबार पढ़ने से जो ज्ञान, जो बातें, जो देश विदेश के सारे समाचार हमें मिल जाते हैं, दिन भर की सारी खबरें हम तक पहुंच जाती हैं, तो उसका भी जवाब नहीं। तो ये भी एक अच्छी आदत है, अखबार पढ़ना, है ना। तो ये आदत है, इस पर हम भी चर्चा करेंगे कि समाचार पत्र एक आदत, और वहीं कुछ चित्रकारी के लिए हम राजस्थान चलेंगे और वहां की फड़ चित्रकारी जो है वो बड़ी प्राचीन है, बड़ी खूबसूरत होती है। तो उसका थोड़ा सा आपको बातचीत के माध्यम से दर्शन करा देंगे। उसके थोड़े इतिहास के बारे में बता देंगे। हाँ, और फिर हम चलेंगे कहीं और ना जी। उसके बाद जो है हम साहित्यकार जो है एक ममांग दई, उनकी भी हम बात करेंगे। वो अंग्रेजी साहित्य की रचना करती हैं, तो उनकी भी चर्चा करेंगे। तो ये जो आदतें हैं, मिली जुली आदतें हैं, जैसे कि हमने कहा कि अभी टहलना और पेपर पढ़ना, और इसके अलावा और भी जो अच्छी आदतें अगर उन्हें अपनाया जाए तो भाई क्या बात है, जीवन में थोड़ी अच्छी, यूं कह सकते हैं कि रास्ता आ सकती है। और जीवन अच्छे से बीतेगा। तो शुरुआत हम कर देते हैं। बिल्कुल। नहीं, ये जो तुमने कहा ना कि ममांग दई का, तो ये खास बात ये है कि अरुणाचल राज्य की पहली हमारी बहन है जिन्होंने कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुनी गई। और बड़ी खास बात मंजू देखो ये है ना कि उन्होंने उसको त्याग कर पत्रकारिता को ही अपना एक व्यवसाय बनाया, या उस क्षेत्र में और उन्होंने आगे अपना कदम बढ़ाया। जी। तो ममांग दई जो है, उनका जन्म 23 फरवरी 1957 को पासीघाट, पूर्वी सियांग जिले में मातिन दई और ओडी दई के परिवार में हुआ। यानी ये उनके माता पिता का नाम है। और इनका परिवार आदि जनजाति से संबंधित है और पाइन माउंट स्कूल शिलोंग मेघालय से इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। और गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम से अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने स्नातक किया है। क्या बात है। और इसके बाद 1989 में इनका चयन, जैसा हमने कहा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हो गया था। मतलब उस समय की बात, और वो भी एक महिला का चुनाव होना, इसमें कितनी मेहनत उन्होंने की होगी। वहां पर तब इतनी कोचिंग कक्षाएं नहीं होती थी, उसके बाद वो उसके लिए चयनित हुई। तो बड़ी वाकई बधाई के पात्र हैं। लेकिन उन्होंने इसे त्यागा और एक करियर बनाया उन्होंने कि पत्रकारिता को चुनेंगी। और पत्रकार के रूप में उन्होंने बहुत काम किया, कुछ अंग्रेजी अखबारों के लिए काम किया। और फिर बड़े फक्र की बात है कि उसके साथ ही उन्होंने रेडियो के साथ दूरदर्शन ईटानगर में भी काम किया। बिल्कुल। और ममांग दई ईटानगर प्रेस क्लब की सचिव, अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी की महासचिव, उत्तर पूर्व लेखकों के फोरम के सदस्य और साहित्य अकादमी व संगीत नाटक अकादमी के जनरल काउंसिल की मेंबर भी रह चुकी हैं। इतने पदों पर ये काम कर चुकी हैं। यानी कि सभी क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी की में अगर रही तो जाहिर है कि उन्हें संगीत और नाटक में भी रुचि थी। और उसकी एक कह सकते हैं कि बारीकियां भी उन्हें मालूम थी। केवल आपकी रुचि हो तो नहीं संभव है कि ऐसी जगह आप पहुंचे। उसकी बारीकियां भी समझना बहुत जरूरी है। और साहित्य की तो क्या बात है। और फिर 2011 में इन्हें अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। और वर्तमान में ये अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी APUW की अध्यक्ष हैं। जी। और इनके साहित्य सृजन की अगर हम बात करें तो द हिडन लैंड जो 2003 में आया, माउंटेन हार्वेस्ट, द फूड ऑफ अरुणाचल ये 2004 में आया इनका, और द स्काई क्वीन 2003, वंस अपॉन ए मून टाइम 2003 में ये इन्होंने साहित्य सृजन किया। और इनके जो उपन्यास है वो है द लीजेंड ऑफ पेंसम जो कि 2006 में उन्होंने लिखा, और स्टूपिड क्यूबिट 2008
2008 में ये उपन्यास आया और इसके अलावा द ब्लैक हिल 2014 में आया। क्या बात है। और उसके साथ साथ देखो एक बड़ी अच्छी बात है, मतलब देख के आश्चर्य लग रहा है कि द फूड ऑफ अरुणाचल भी आपने लिखा, यानी कि हर क्षेत्र में आपने अपनी जो है कलम चलाई। और फिर कविताएं भी आपने लिखी, रिवर पोएम्स 2004 में, द बाल्म्स ऑफ टाइम 2008 में, हेमरेलाइज लूम 2014, मिड समर सर्वाइवल लिरिक्स 2014 में आपने लिखा। फिर तो भाई जाहिर है कि सम्मान भी आपको मिलना ही था। बिल्कुल, तो जो इन्हें सम्मान प्राप्त हुए साहित्य सृजन के लिए वो है 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2013 में अरुणाचल प्रदेश द हिडन लैंड, ये जो इन्होंने लिखा है, इसके लिए वार्षिक वेरियर एल्विन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। और इसके अलावा 2017 में द ब्लैक हिल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। क्या बात है। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो इनको मिला, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे सुदूर हमारे देश के सुदूर प्रांत से, जो थोड़ा सा कहते हैं ना कि अनछुआ सा है और बहुत सारी सुख सुविधाओं से दूर है जी, उसमें इस तरह से काम करना और अपने पहचान बनाना, इतना आगे आना, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी ममांग दई ने करके दिखाया। तो भाई विविध भारती की ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से आपको ढेर सारी बधाई देते हैं और आपके लिए पेश करते हैं ये गीत। गीतों में ढालूंगा आ आ आ आ, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो, तुम्हें गीतों में ढालूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो, सावन को आने दो। झूलों की होंगी कतारें, फूलों की होंगी बहारें, सरगम की लय पे भंवरे, कलियों का घूंघट उतारे। सपने जगा लूंगा तुमको, तुम्ही से मैं एक दिन चुरा लूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो। देखो ये शान हमारी, हम हैं पवन के पुजारी। धरती गगन के मिलन की आरती हमने उतारी। अब मैं न मानूंगा इस दिल के दर्पण में, तुमको सजा लूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो। बादल से रस रंग बरसे,
प्यासा मन का है को तर से, कहती है बरखा दीवानी, गोरी सिमट नहीं डर से, अपना बना लूंगा, दिल में बसा लूंगा, सीने से लगा लूंगा, सावन को आने दो, सावन को आने दो। रेणु जी, तो सावन आने में अभी बस थोड़ा ही समय है। थोड़ा ही समय है, जहाँ बारिश हो रही है तो बस समझो जब बारिश तो सावन। बिल्कुल। तो सावन आने की जो जो तैयारियां हैं, मुझे लगता है कि हमारी सखियों ने कर डाली होगी, जैसे लहरिया पहनना है और मेहंदी लगाना है और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सावन आने के बाद हम करते हैं। तो और हरियाली जहाँ जब भी दिखती है तो मन खुश हो जाता है, और जब मन खुश होता है तो कुछ कुछ कहते हैं ना, कलम उठती है, ब्रश उठते हैं, कोई किसी का तानपुरा उठ जाता है, कोई ना कोई अपने मन का कर लेता है, कोई गुनगुनाता है। लेकिन अगर चित्रकला की बात करें तो आज हम फड़ चित्रकला के बारे में बताने जा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो और भारत की समृद्ध कला परंपरा में लोक कलाओं का गहरा रंग होता है, और अगर हम देखें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोक कलाओं की अमर बेल फैली हुई है। जहां की भी हम बात करेंगे कोई ना कोई वहां कला है ही है। तो ऐसी ही एक लोक कला है राजस्थान की फड़ चित्रकारी, जो वहां की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है, और वहां राज्य में देवी देवताओं की गाथाओं को चित्रों के माध्यम से बांचने की कला को फड़ कहते हैं। बिल्कुल। और इसका प्रधान केंद्र की जो अगर हम बात करें ना तो भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा क्षेत्र है। लोक देवता और जो देवी होते हैं उनके जीवन को कपड़े पर चित्रित किया जाता है, तो जिसको चित्रित करते हैं उसे चित्रांकन कहा जाता है। ये तो मतलब शब्द के हिसाब से ही है। और फड़ के केंद्रीय भाग में, फड़ यानी कि जो फैला हुआ वस्त्र हो या जिस पर हम करते हैं वो फड़ जी के केंद्रीय भाग में मुख्य देवता का चित्र अंकित होता है, और उन देवता के जन्म, शिक्षा, विवाह, युद्ध, मृत्यु के चित्रों को माध्यम से मतलब सब दर्शाया जाता है। बिल्कुल। और फड़ का जो मुख्य पात्र होता है उसे लाल या हरे रंग की पोशाक में दर्शाया जाता है, क्योंकि लाल और हरे रंग जो है चटक रंग होते हैं। तो जो मुख्य पात्र होते हैं उनको चटक रंगों में दर्शाया जाता है, ताकि देखने पर सबसे पहले हमारी नजर वहीं पर पड़े। आकर्षक लगे। हाँ। और ये चित्र केवल कलाकृति नहीं है, बल्कि कला, संगीत और साहित्य की एक संपूर्ण संस्कृति है, जिसे वे फड़ पर चित्रित करते और गीतों में बांचते हैं। और ये भीलवाड़ा जिले के भोपा जनजाति की विरासत है, और जो इसे बांचते हैं उन्हें भी भोपा ही कहा जाता है। जी। और चित्र और गीत जैसे तुमने कहा, तो इसका सम्मिश्रण है ये, इसीलिए दोनों को ही फड़ कहा जाता है। भारतीय संस्कृति की इस ऐतिहासिक धरोहर को वर्षों से उन्होंने अपनी परंपरा में संभाल कर रखा है, विकसित किया है, आगे आने वाली पीढ़ी को दिया है। और फड़ में एक आयताकार कपड़े पर स्थानीय राजाओं, मुख्य लोगों के जीवन की घटनाओं को विस्तृत रूप से चित्रित किया जाता है, यानी बनाया जाता है। यानी हमारे इतिहास की तरफ जब हम नजर डालते तो बहुत सारे जो मुख्य राजा हुए हैं जिन्होंने युद्ध किए हैं दुश्मनों से और जीत हासिल की, या फिर उन्होंने अपने हिसाब से जो समाज में फैली हुई बुराइयां थी उनको ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, समाज के लिए बहुत कुछ किया, तो वो मुख्य पात्र होते हैं जिनके चित्र अंकित किए जाते हैं। अगर कुछ उन्होंने प्रेरणादायक काम किया है तो उनकी याद में उनको बार बार हम कहें, और क्योंकि जैसे कहा ना गीत, तो गीत के माध्यम से उनकी कथा को भी कहा जाता है, ताकि वो बराबर आगे वाली पीढ़ी को भी पता रहे कि उनका इतिहास कितना समृद्ध है। जी। और आकार में ये कपड़ा जो है, जो कि आयताकार कपड़े की जिसकी हमने बात की है, जहां जिस पर फड़ बनाया जाता है, तो आकार में ये कपड़ा लगभग 5 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा होता है, और ये सूती या रेशमी दोनों ही प्रकार का हो सकता है। इस कपड़े पर लाल, नारंगी, काले और गहरे हरे जैसे चटक रंगों का प्रयोग होता है, और पहले बाहरी किनारों को ठप्पों की सहायता से बनाया जाता है, और बाद में भीतर की ओर कथा की विस्तृत घटनाओं को बनाया जाता है। और उसके बाद दोनों ओर बांस का दंडनुमा आधार बनाया जाता है, जिस पर इसको लपेटकर रखा और ले जाया जा सके, क्योंकि वो एक गांव से दूसरी गांव जाते हैं, तीसरी जगह जाते हैं, और वहां जाकर के उसका प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद उसके बारे में वो गाते हुए जानकारी देते हैं, तो वो रखने और ले जाने में आसानी हो, इसलिए इस तरह का फड़ बनाया जाता है। बिल्कुल। और ये जब हम इसमें लगा देते हैं लकड़ी का डंडा, तो इससे क्या होता है कि दंडनुमा जब आधार बन जाता है तो
फिर उड़ता नहीं है और जहाँ हाँ। लगा दिया जाता है वो दीवार पर ऐसे ही स्थिर रहता है, बिल्कुल। क्योंकि उसे पूरा विस्तार देना होता है। आधुनिक फड़ में अगर बात करें तो थोड़ा परिवर्तन जब आता है तो महाकाव्यों के नायकों के जीवन चरित्र को भी चित्रित किया जाता है, और आकार भी अब पर्यटकों की सुविधा के लिए छोटा बनाया जा रहा है, क्योंकि अब इतनी बड़ी जगह मिलना, 5 मीटर चौड़ी हो, 1.5 मीटर लंबी हो, तो मुश्किल हो जाता है कि उसको कहाँ लगाएंगे। हाँ, और दूसरी बात, जो दूसरे पर्यटक आते हैं तो वो राजस्थान से खरीद कर ले जाते हैं, तो अगर बड़ा फड़ होगा तो उन्हें ले जाने में मुश्किल होगी, इसलिए अब वो छोटा फड़ बनाने लगे हैं। तो ये कलाकृतियां जो है राजस्थान हस्तकला के किसी भी प्रतिष्ठान से खरीदी जा सकती हैं, और चित्रकला के साथ ही जुड़ा है लोक संगीत का वो शास्त्र जिसमें नायकों की वीरता का वर्णन मिलता है। बिल्कुल, और भोपो द्वारा विशेष रूप से गाए जाने वाले इस संगीत में विशेष वाद्यों का प्रयोग होता है। पहला जो वाद्य है वो है जंतर, जिसे बांस की तीलियों के बीच 2 तार बांधकर बनाया जाता है, और दूसरा है रावण हत्था, जो कि सारंगी नुमा एक वाद्य है, और इन वाद्य यंत्रों को बजाते हुए गीतों के साथ जो है वो गाते हैं, और त्योहार और मेलों की शोभा बढ़ाई जाती है। अक्सर कोई भी संग्रहालय जैसी जगह हो या उसके बाहर, मंदिर के बाहर, जो भी पर्यटन स्थल होते हैं उसके बाहर भी रावण हत्था बजाते हुए लोग दिख जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, और बड़े सुरीले, हाँ, बड़े सुरीले सुर होते हैं उसके। तो एक गांव से दूसरे गांव घूमते पारंपरिक वेशभूषा में सजे इन भोपों का सौंदर्य देखते ही बनता है, और साथ में रहता है दोनों ओर बांस के सहारे तना हुआ ध्वज की तरह शोभायमान फड़ का ये चित्र, जिससे ये कला और संगीत प्रेमी यायावर जनजाति यानी घुमंतु जो होती है ना जनजाति, दूर से ही पहचानी जा सकती है, क्योंकि ये घूमते हैं और इस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, और अधिकांश फड़ चित्रकारों का ये मानना है कि फड़ चित्रकारी का इतिहास लगभग 600 साल पुराना है। ये भी माना जाता है कि फड़ शब्द एक अपभ्रंश है, जिसका प्रादुर्भाव पढ़ शब्द से हुआ है, जिसका तात्पर्य है पढ़ना। तो जब भोपाल लोक गायक स्थानीय शौर्य गाथाओं पर आधारित इन चित्रों को प्रस्तुत करते हैं, तब ऐसा लगता है कि वे इन चित्रों के माध्यम से उन शौर्य गाथाओं को पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ से ये हो गया फड़, लेकिन अब जो है वो फड़ शब्द ही अधिक मान्य है, और आम प्रचलन में भी यही शब्द है। बिल्कुल। फड़ चित्र किस प्रकार बनना आरंभ हुआ, इस संबंध में भी बहुत सारे मत हैं। कोई कुछ कहता है, क्योंकि कहीं भी कोई प्रामाणिक चीज तो मिलती नहीं। कुछ फड़ चित्रकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जब भोपा गायक प्रचलित लोक देवताओं की गाथाएं गा गा कर सुनाया करते थे, तब उन्हें लगा कि यदि इन कथाओं को जो भी घटनाएं हैं उनको एक चित्र के माध्यम से रखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, आकर्षक होगा, और गायन के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे तो प्रभावशाली बन पड़ेगी। और एक बात और है कि ऐसे अगर नहीं गा सके तो कम से कम सुरक्षित तो रहेगी ये घटना। तो इस तरह से उसको सुरक्षित करने, संरक्षण के लिए उसको बनाने लगे, और इस तरह से फड़ बनाने की शुरुआत हो गई। और बस फिर वही होता है ना कि हमारे यहाँ जो है हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का इतिहास और सब चीज, लेखा जोखा, तिथि आदि नहीं रखी, लेकिन फिर भी बहुत प्राचीन ये परंपरा है और बड़ी खूबसूरत परंपरा है, और आगे इसको हमें लोग जो भी हमारी कलाएं हैं उनको आगे जरूर बढ़ाना चाहिए। और फड़ चित्रकारी सीखना भी बहुत आसान है रेणु जी, मतलब बनाने में ये बहुत कठिन नहीं है, आसानी से सीखी जा सकती। बस जब इसे सिखाते हैं तो एक महिला या एक पुरुष का जैसे चेहरे का चित्र बनाना है तो उसकी नाक किस तरह से बनानी है, होठ किस तरह से बनाने हैं, तो उसकी एक विशेष तरीका होता है उसका, वो बनाया जाता है। और इसकी एक खासियत ये भी, जो फड़ अभी तक मैंने देखे हैं उसमें नायक या नायिका या जो भी घटनाएं हो रही उसका केवल पृष्ठभाग ही दिखाया जाता है, सामने से या पीछे से नहीं, बल्कि पृष्ठभाग ही उसका अंकित किया जाता है। और ये फड़ चित्रकारी अगर आप राजस्थान जाएं तो वहाँ कोई भी जो शहर है उसकी दीवारों, मुख्य इमारतें हैं, मुख्य जो सड़क है उनकी दीवारों पर भी फड़ चित्रकारी बनाई हुई रहती है, तो वो आप वहाँ भी देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, इतनी प्रचलित है। हाँ, प्रचलित है, और इसमें पूरी की पूरी कथा कह दी जाती है। अब आप सोचिए कि उसमें कितने ढेर सारे चित्र, एक बड़े चित्र के अंदर कितने ढेर सारे चित्र होते हैं, ताकि वो पूरी कहानी अपने आप में वो कहता हुआ वो होता है चित्र जी। तो उसमें बहुत सारे चित्र होते हैं, और जैसे तुमने कहा कि उनका चेहरा, नाक, ये सब उसका तरीका अलग होता है। तो ये तो यही तो इनकी पहचान होती है ना, कोई भी चित्रकारी हो, जैसे कलमकारी है या जो भी है, उसकी एक खास तरीका होता है। उनके नाक का, आंख का बनावट, चोटी का, या कोई भी शरीर की जो बनावट होती है वो बिल्कुल अलग ढंग की होती है। उनको जो भरते हैं, यहाँ तक कि जो उसमें पंछी बनाते हैं, पशु बनाते हैं, उनका एक तरीका होता है जी। तो तभी तो पहचान होती है कि अच्छा ये है या ये है। तो और वहाँ का जो लोक संगीत और वहाँ के गीत है वो भी उसकी पहचान है। तो ऐसी एक वहाँ की जो लोक धुन है उस पर आधारित एक गीत है, वही गीत हम सुनवाते हैं।
भटके रे मारो जियो भटके, जियो भटके रे मारो जियो भटके, जरा सा सीधो हो जा जालिमा मारो जियो भटके। पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके, जरा सा टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटके। गोरी जियो भटके रे मारो जियो भटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। जैसे गोरे गाल, मूंगे जैसे लाले होठ मोती जैसे गोरे गाल, जरा सा घूंघटा ऊपर फेर दिखा दे मोको भी ये माल, जरा सा सीधो हो जा जालिमा मर दियो भटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, गोरी जियो भटके रे मारो जियो भटके। जरा सा सीधो हो जा जालिमा मर जियो भटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सा टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटके। गोरी जियो भटके रे मारो जियो भटके, जरा सा सीधो हो जा जालिमा मर जियो भटके। हमें लगता है रेणु जी हमारे श्रोता राजस्थान की सैर कराए होंगे। अब इतनी सुंदर सुंदर चित्रकारी की बात हो और उसके बाद जियो भटके, तो फिर तो जियो भटके। राजस्थान जगह ही ऐसी है और वहाँ की गायकी की तो क्या बात, इतनी गले में हरकत है लोगों की गायकी में वहाँ जी, की क्या बात है, मजा केसरिया बालमा वो तो जग प्रसिद्ध है जी, वो भी और मतलब जो भी है, पधारो हमारे देश हो चाहे जो भी हो, बहुत ही मतलब। और रंगों के मामले में भी बड़ा समृद्ध है राजस्थान की। वहाँ अगर आप जाएंगे तो जिन रंगों के वस्त्र लोग पहनते हैं वो भी इतने चटक रंगों के और इतने रंग रंगीले होते हैं कि वो वहाँ का जो सूखापन है वो ये रंग जो है वो सूखापन को पूरा कर देते हैं। शायद इसीलिए इतना चटक लाल पीला और नीला हरा बैगनी रंग पहनते हैं, केसरिया रंग पहनते हैं कि वो जीवन में रंग भरा रहे, रंगीन रहे जीवन। वो जो सूखापन है वो वाकई बिल्कुल ठीक तुमने कहा कि वो कहीं ना दिखाई दे। और लहरिया तो अपने आप में क्या कहना है। तो ये तो सारी बातें हो गई, लेकिन वहां पर अगर टहलना हो तो कैसे टहला जाए
ये बताओ बालू में? नहीं, टहलने के लिए तो कोई विशेष परिस्थितियों की जरूरत नहीं होती है रेणु जी। जैसे हम बाहर गए, घर के बाहर गए, तो आप रोड पर भी जा सकते हैं, किसी गार्डन में जा सकते हैं, या अपने घर के जो कामकाज है, कुछ सामान खरीदना है तो आप गाड़ी लेकर के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पैदल पैदल जाइए, घूमते घूमते जाइए और सामान ले आइए। इस तरह से अगर दिन में 3-4 बार भी अगर आपका टहलना हो गया तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा और ईंधन की भी बचत होगी। मंजू, ऐसा नहीं लगता कि हमें लगता है कि लो अब हमने 2 पहिया वाहन भी हमारे पास रखा है, 4 पाए भी रखा हुआ है, तो फिर हम पैदल क्यों जाएं? लेकिन रेणु जी, अगर हमारी तबीयत खराब हो गई, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो उन 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का भी हम उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसलिए उनका उपयोग करने के लिए सबसे जरूरी है कि सबसे पहले अपनी सेहत की तरफ ध्यान दिया जाए, और सेहत को अच्छा रखने के लिए टहलना एक बहुत अच्छा उपाय है उसके लिए। अच्छा, चलो बताओ फिर क्या अच्छा है? कब टहलना चाहिए जैसे तुमने कहा? बिल्कुल। लेकिन हमें लगता है कि सुबह ऐसा कहते हैं ना कि पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पत्तियां उनकी ऑक्सीजन देती हैं, तो ये जो प्राण वायु है वो हमें जिस समय मिलती हो वो ज्यादा बेहतर समय है जी। और खास तौर से उन स्थानों पर जहाँ ढेर सारी हरियाली हो, ढेर सारे पेड़ हो, वहां आप टहलें तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, सुबह का समय तो उत्तम होता ही है, लेकिन रात के खाने के लगभग आधे से पौना घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद भी आपको टहलना चाहिए। वो आपकी पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है ना। जो सुबह का जो टहलना होता है उससे आपको पर्याप्त मात्रा में अच्छी ऑक्सीजन मिल जाती है और आपका मोटापा भी उससे कम होता है। लेकिन जो रात का जो टहलना होता है उससे पाचन शक्ति बहुत मजबूत और अच्छी होती है। जो आपने खाया पिया है वो आसानी से हजम हो जाता है। तो ये दोनों ही समय उत्तम समय माने गए हैं। अब श्रोताओं, ऐसा है कि मंजू ने कह दिया 2 समय, अगर हमने कह दिया दोपहर के बाद भी, तो मतलब हम पूरे दिन टहलते रहेंगे। नहीं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है मंजू, बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि हमारी जो अब कार्य करने का शैली है, तरीका है, वो काफी बदल चुका है। पहले की तरह हम श्रम नहीं करते, हम चक्की नहीं चलाते, बहुत सारी चीजें हम घर में जाते में चक्की में पीस लेते थे, या जो बाजार जाने की बात है वो लिफ्ट नहीं होती थी, 2 मंजिल 3 मंजिल का घर होता था, खुद का घर भी, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें सीढ़ी अपने आप चढ़ना उतरना ही पड़ता था। तो ये सारी चीजों जो बदली हैं, इस वजह से हमारा शारीरिक श्रम कम हो गया है, इसलिए हम इतना जोर देते हैं कि टहलना बहुत जरूरी है। जी, और एक जब सर्वे किया गया ना, तो पाया गया रेणु जी कि अभी इस वक्त की जो पीढ़ी है वो अभी तक के इतिहास में सबसे कम चलने वाली पीढ़ी है। यानी इसके पहले जो भी लोग थे वो भले ही काम की वजह से लेकिन चलते थे, जैसे खेती बाड़ी का काम था, या फिर अगर उससे भी पुराने समय में हम चले जाए तो कोई जानवर हमारे पीछे पड़ गया तो दौड़ पड़ते थे जल्दी से, बच्चे या बड़े या दौड़ पड़ते थे, या और भी जो काम आजीविका के जो जितने काम थे उसके लिए भी काफी चलना पड़ता था। आवागमन के साधन इतने नहीं थे, इसलिए भी चलना पड़ता था। लेकिन आज सुख सुविधा के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं और काम जो हम आजीविका का कर रहे हैं वो भी कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं कि बस घर में या ऑफिस में बैठे बैठे ही कर रहे हैं, यानी कि चलना लगभग नहीं के बराबर हो रहा है, और यही हमारी आज की सब बीमारियों का कारण भी बनता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि बचपन की अगर हम लोग याद करें तो ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग स्कूल 10वीं कक्षा तक तो सब लोग पैदल जाते थे, भले ही आधा किलोमीटर दूर हो या 1 किलोमीटर, पैदल ही जाती थी सारे लोग मिलकर, और वैसे ही लौटते भी थे। स्कूल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे खेल होते थे जिसमें कि श्रम लगता था, और कहीं ना कहीं दौड़ धूप वाले खेल खेलते थे हम घर के अंदर बाहर भी। लेकिन अब वो सारी चीजें बहुत सिमट गई हैं, मोबाइल फोन में आ गई हैं, कहीं ना कहीं लैपटॉप में आ गई हैं, और इसके साथ साथ मंजू कारण चाहे जो भी हो, सड़क पर हो सकता है कि बहुत ऐसा हो गया है आवागमन, ट्रैफिक ऐसा हो गया है कि लोग सोचते हैं कि बच्चे हमारे पैदल ना जाए तो बेहतर है, सुरक्षित रहेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं हम रिक्शा, ऑटो रिक्शा, खुद के वाहन से पहुंचाने लगे। तो ये कुल मिलाकर बात जो है वो हमारा शारीरिक श्रम कम हो गया है, और घर भी छोटे छोटे हो गए हैं। पहले इतने बड़े घर होते थे कि घर में ही काफी चलना होता था। जी बिल्कुल। और जैसे हमने कहा ना कि फ्लैट सिस्टम नहीं था, तो ऊपर नीचे का घर, छत पर जाना है फिर नीचे आना है, तो काफी दौड़ धूप हो जाती थी। बिल्कुल। और जो पहले के जमाने में जितने महिलाओं के भी जितने काम होते थे उनमें भी शारीरिक श्रम काफी होता था, लेकिन अब वो भी सब बंद हो गया है। सिलबट्टे पर पीसी जाती थी। और सबसे पहले तो जो शुरुआत होती वो सुबह सुबह चक्की चलाने से होती थी कि भाई रोटी बनाने के लिए जो आटे की जरूरत पड़ेगी तो वो गेहूं या ज्वार, मक्का, बाजरा, वो सब सुबह पीसना पड़ता था। तो उसमें तो हम आटा भी नहीं लगाते हैं, वो भी मशीन आती है, वो फुल्ली ऑटोमेटिक जो हमारा फूड प्रोसेसर रखते हैं, उसमें गूंद लेते हैं आटा। बिल्कुल। तो हम अपनी
उंगलियों को भी नहीं श्रम करने देते ना। तो अगर हम इतना आराम करेंगे रेणु जी, तो कुछ चीजें हैं वो हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक देती नजर करें आएंगी। क्या उसके लिए? नहीं देखो, 10 जगह डराओ नहीं, लेकिन ये बताओ कि किया क्या जाए। हमें लगता है कि घर में लिफ्ट है अगर आपके, तो ठीक है, आपका 5वें 6ठे माले पर है तो सच में आप नहीं चढ़ सकते प्रतिदिन, लेकिन कम से कम उतरना तो शुरू कर दीजिए, है ना। तो देखें फिर आपको थोड़ा धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अच्छा, 5 माले तक नहीं जा सकते, 2-3 मंजिल तक जहां तक आप चढ़ सकते हैं सीढ़ी उतना चढ़िए, उसके बाद आप लिफ्ट में चले आइए। बिल्कुल। तो इस तरह से थोड़ी शुरुआत करें। और अभी हमने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं उनके क्लिनिक के बाहर पेशेंट जो होते हैं उनकी लाइन लगी होती है, और उनमें से ज्यादातर लोगों से पूछा जाए कि भाई आप पिछली बार 3-4 किलोमीटर पैदल कब चले थे, अगर उनसे ये बात पूछी जाए तो वो शायद सोचते रह जाएंगे कि हम कब चले थे, क्योंकि वो चलते ही नहीं है। तो डॉक्टर भी हमेशा यही कहते हैं कि भाई शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी है, चलना बहुत जरूरी है, टहलना बहुत जरूरी है। आधी से ज्यादा बीमारियां तो केवल इसी से ठीक हो जाती है। मंजू, यहीं पर बिल्कुल सही तुमने कहा कि टहलना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम दोस्तों इस बात पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप व्यायाम की सिर्फ बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि हमने जिम ज्वाइन कर लिया है, जिम में हमने प्रवेश ले लिया है और हमारा इतना वजन कम हो गया है। ये बिल्कुल अलग मुद्दा है जी। वजन कम करना, या आप किसी शरीर में कुछ अपने बनाने के लिए कुछ कर रहे हो कि कहीं की आपकी जो है मांसपेशियां ज्यादा मजबूत हो जाए, वो अलग बिल्कुल मुद्दा है। लेकिन अगर हम सामान्य स्वास्थ्य की बात करें तो टहलना सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है, बिना पैसा लगे आपको आसानी से मिलता है। और उसके साथ साथ जिम वाला जो है वो एयर कंडीशन के अंदर जो आप काम करते हैं उससे ये बहुत बहुत बेहतर है। बिल्कुल, हमारी जो संस्कृति रही है वो हमेशा से यही कहती आई है कि आप खुले वातावरण में टहलिए, घूमिए, जाइए, यानी कि आपको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी। और जब शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है ना रेणु जी, तो बीमारियां होने की संभावनाएं लगभग नगण्य हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। तो इसके लिए खुले में घूमना जरूरी है। और इसके अलावा पैदल चलने के जो और भी फायदे हैं उनके बारे में भी अगर हम बात करें तो पैदल चलने से कोशिकाओं में गति होने लगती है, मांसपेशियों में गति होती है जिससे वो लचीली बन जाती है, उनमें रक्त प्रवाह बढ़ता है जिससे क्या होता है कि विषैले जो पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं। और इसके अलावा शरीर के जोड़ स्वस्थ रहते हैं, और जो आनंद देने वाले जो रसायन होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, ये जो एक रसायन होता है इसका स्त्राव ज्यादा होने लगता है। तो जब मंजू, ये जो स्त्राव है ये तो होगा, लेकिन अगर हम सामान्य तौर पर बताएं तो पहली बात, जब हम घर से बाहर निकलते हैं और आप एक खुले आकाश के नीचे होते हैं, यानी आपके सर के ऊपर ऐसी वाली जो कंक्रीट वाली छत जब नहीं होती तो आप एक हल्कापन महसूस करते हैं। और उसके बाद ये खुशी देने वाले जो रसायन है वो तो बाद में निकलेंगे, तुरंत आप जो हरियाली देखते हैं और एक आंखें जो दूर तक जाती हैं, दौड़ लगाती हैं आंखें भी आपके टहलने के साथ साथ, उसका आनंद जो है वो तुरंत आपको खुशी देता है। आप कभी महसूस कीजिए, वो कभी बंद कमरे में आपको नहीं मिल सकता, चाहे आप कितने भी साधन जुटा लें, है ना। और चलने से जो पाचन शक्ति मजबूत होती है ना रेणु जी, तो उसके बाद खुलकर भूख लगती है, और जब खुलकर भूख लगती है तब भोजन करने का जो मजा होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग ये कहते हुए नजर आते हैं बहुत एसिडिटी होती है, कब्ज होती है, खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती, क्योंकि पहले जो आपने खाना खाया है वो अभी तक पचा ही नहीं है या ठीक तरह से वो पाचन का कार्य हो ही नहीं रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि पैदल चलिए, टहलिए, घूमिए, ताकि ये सब चीजें आपकी ठीक होंगी और आप एक स्वस्थ और अच्छे स्वास्थ्य के मालिक होंगे। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे साथी भी लिख रहे हैं और लिख भी रहे हैं कि मानसिक परिश्रम करते हैं उनके लिए टहलना बहुत जरूरी है। टहलने में शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, लंबी सैर के बाद भूख बढ़ जाती है और रात में अच्छी नींद आती है। बूढ़े और जवान सभी के लिए टहलना टॉनिक के समान है, इससे सभी को आनंद मिलता है ना। और देखिए अब टहलते टहलते चलते चलते हम एक गीत की तरफ बढ़ चले हैं। ये भी आनंद देता है जी।
गया था। बुझ रहे हैं ये चिराग, बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते ये चिराग बुझ रहे हैं। तो भाई चलते चलते ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है। जब आप गार्डन में रोज अगर घूमने जाते हैं, चलने के लिए जाते हैं, तो वहां भी जो घूमने दूसरे लोग आते हैं ना, उनसे भी इस तरह से कई लोगों से मुलाकात हो जाती है और एक ग्रुप की तरह बन जाता है सब लोगों का, और पहचानने लग जाते हैं। और एक दिन अगर कोई नहीं आए तो फोन करके पूछ भी लेते हैं, भाई आप आए क्यों नहीं। तो यानी कि इस तरह से दोस्ती भी बढ़ जाती है। तो आप चलिए तो शुरू तो कीजिए, देखिए आप किस बगीचे में जाते हैं और कैसे आपके दोस्त बनते हैं। दोस्त तो बन ही जाते हैं एक अपना, क्योंकि आपकी एक सोच है, एक विचार है और एक जिंदगी के प्रति जो एक नजरिया है वो कहीं ना कहीं एक जैसा साथ होता ले है आते हैं जी। और वहीं जो अगर आदतों की बात बड़ी अच्छी अच्छी तुमने आज कही मंजू कार्यक्रम के शुरू में ही, कि एक और अच्छी आदत है अखबार पढ़ना। हाँ। यानी समाचार पत्र जो सुबह आता है वो वाकई एक सूचना का प्रतिष्ठित माध्यम रहा है और हम उसका इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूचना का ये माध्यम इतना सुलभ और इतना सस्ता है कि कोई भी इसे आसानी से अपना सकता है। और जिन्हें एक बार ये आदत लग जाती है ना, उन्हें अगर सुबह सुबह अखबार ना मिले ना रेणु जी, तो ऐसा लगता है उनको कि दिन खाली खाली जाता है। यानी कि इस आदत से छूटना फिर मुश्किल होता है। और हम तो कहते हैं छूटने की जरूरत भी क्या है, रोज पढ़िए अखबार क्योंकि अच्छी आदतों को तो हम हमेशा कहते हैं कि अपनाना चाहिए, और अगर ये आदत ना छूटे तो बड़ी बेहतर बात है। ये तो बिल्कुल ये खासियत इसलिए है और आदत ऐसी बन जाती है इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ हर उम्र के लिए होता है, हर वर्ग के लिए होता है। तो ऐसा नहीं कि आपकी अगर आप जवान है तब तो आपकी आदत है और फिर आप बुजुर्ग हो गए तो आपने छोड़ दिया। हाँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर उम्र के लिए कुछ ना कुछ रहता है। तो बस पूरा इसमें फायदा आपको मिलता है। और नियमित रूप से अखबार पढ़ने वालों की तो दिनचर्या भी नियमित रहती है। और वैसे भी एक बराबर इस तरह से जब शोध होता है तो पाया गया कि जो लोग रोजाना अखबार पढ़ते हैं उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है, उनमें तनाव के हार्मोन्स का स्तर कम रहता है और सुबह सुबह सारी खबरें पढ़ लेने से एक खुशनुमा माहौल बना रहता है। और आपको लगता है कि अब हम जो कहते हैं ना कि कोई भी आपने भोजन लिया तो एक जैसे जानकारी को आपने ग्रहण कर लिया। हाँ। तो वो आपने खा लिया। बिल्कुल। तो वो उसके पास आपके पास सुरक्षित है। तो अब आपको लगता है कि अरे वाह, अब हमारे पास आज के कल तक की जो पूरी घटनाएं थी विश्व भर की वो मुझे मालूम है। तो और सबसे बड़ी बात ये कि जिस दिन से आप पढ़ना शुरू कर दे उसी दिन से ये अपना हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको बचपन में ही करना है, कि वहाँ शुरुआत अगर बचपन में नहीं हुई तो जवानी में नहीं कर सकते, या जवानी में इसकी शुरुआत नहीं हुई तो अब बुढ़ापे में कैसे करें, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस दिन आपके घर में अखबार आ गया, आपने पढ़ लिया और आपको आदत लग गई, बस उसी दिन से अखबार आपका हो गया। और अखबार में जो जैसा कि आपने कहा कि हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होता है, इसलिए
सभी इसे पढ़ सकते हैं या सभी में इसके प्रति रुचि जाग सकती है। और इसे नियमित पढ़ने से मस्तिष्क भी सक्रिय रहता है, क्योंकि जब हम इतनी सूचनाएं पढ़ते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इन सब बातों का जब एक मस्तिष्क में एक यूं कह सकते हैं कि एक सलाद सा बनता है जब, तो मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और इससे एकाग्रता बढ़ती है, साथ ही दिमाग चुस्त दुरुस्त रहता है और सबसे बड़ी बात कि हम हमेशा अपडेटेड रहते हैं। और इसके बाद ये चूंकि लिखित में रहता है तो जैसे 2 दिन पहले की आपको कोई घटना लेनी है तो आपको समाचार पत्र से बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। वहीं अगर आप कहीं ऐसे श्रव्य दृश्य माध्यम से अगर लेते हैं तो ये आपको दोबारा नहीं सुनने को मिलता है जी, फिर आपको इंतजार करना पड़ता है। ये आपके पास एक दस्तावेज के तौर पर रहता है, तो ये इस मामले में आपको बड़ा आसान सा लगता है। हाँ, और कई लोग तो है ना रेणु जी, कई सालों पहले के जो अखबार होते हैं उनमें कोई मुख्य बात होती है तो उन पेपर को हमेशा अलग रख देते हैं और सालों तक उसे संभाल के रखते हैं, और जब कई सालों के बाद में वो जो मुख्य बातें होती है वो उन्हें पढ़ते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि अरे हाँ उस समय, और ऐसी ही एक मैं भी हूँ कि लगभग 20 सालों पहले के भी अखबारों की जो मुख्य बातें थी जो मुझे बड़ी पसंद आई थी उस समय, वो मैंने कटिंग करके मेरे पास रख लिए और कई तो पूरे के पूरे पेपर भी मेरे पास संभाले हुए हैं। तो इस तरह से वो एक जो आपने कहा कि एक दस्तावेज है जो हमेशा के लिए हमारी यादों के पन्नों में दर्ज हो जाता है। और कभी कभी तो अगर आप पुराने अखबार ऐसे निकाल कर पढ़ेंगे तो आपको जैसे लगेगा कोई पुरानी आपको चिट्ठी मिल गई है, जो खत हम लिखते थे और जिसको पढ़ने के बाद बड़ी मोहब्बत होती थी। इससे जुड़ी हुई 1-2-4 और बातें हैं बड़ी मजेदार, जैसे कि अगर हम बात करें न्यूज़पेपर, अगर अंग्रेजी में इसका नाम ले तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि NEWS जो है न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इससे बना है न्यूज, यानी कि चारों दिशाओं की बातें आपको जानकारी है, तो मतलब समाचार जो मिलता है वो न्यूज है। लेकिन जो पेपर की बात अगर हम करें तो इसका भी एक जो है वो अलग ढंग से बनाया गया है। सत्य कितना है ये नहीं मालूम। इसी में है PAPER, P से पास्ट, A से एंड, P से फिर प्रेजेंट, इवेंट रिपोर्ट्स। अच्छा, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट्स। तो ये आपको पूरी रिपोर्ट देता है। और वहीं जो इसके उर्दू अगर हम शब्द की बात करें अखबार, तो खबर एक इसका वो है, एक वचन है और इसका जो बहुवचन है वो अखबार है। अरे वाह। तो खबरों कोई शब्द नहीं होता है, खबर से अखबार बना है। और ये ढेर सारी जहां खबरें हो वो अखबार है। तो ये सारी चीजें जो है ये है समाचार पत्र की खास। देखिए रेणु जी, अखबार की हमने बात की तो देखिए मेरी जानकारी में भी थोड़ा इजाफा हुआ है आपकी इन बातों से। तो इसी तरह से अखबार पढ़ने के ये फायदे हैं कि हमारी जानकारियों में बहुत इजाफा होता है। अब शायद लोग ये कहेंगे कि भाई जो समाचार चैनल है वो भी तो हम देख लेते हैं, उससे भी सारी जानकारी हमको मिल जाती है। बिल्कुल ठीक कहा, उससे भी जानकारी मिलती है, लेकिन जब समाचार आते हैं तो वो इतने विस्तार से नहीं होते हैं जितने कि अखबार में होते हैं। और अखबार में उस बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से जो बातें लिखी, और अगर आप जैसे कि सुबह टाइम नहीं है आपके पास, शाम को नहीं है, तो जब आपका मन किया उसी समय आपने अखबार उठाया और पूरी की पूरी जानकारी आपने प्राप्त कर ली। तो ये एक फायदा है अखबार का। बिल्कुल, यानी कि अगर आप पढ़ भी चुके हैं जल्दबाजी में सुबह, तो अगर आप चाहते हैं कि इसको विस्तार से पढ़ा जाए तो दोबारा पढ़ सकते हैं। वहीं बहुत सारी चीजें जो संपादकीय आदि होती हैं उसमें बड़ी रोचक बातें होती हैं, प्रेरणाप्रद बातें होती हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी जो हमारे सामाजिक में अंतर्राष्ट्रीय विषय हों, सामाजिक मुद्दे हों, कुछ ऐसे मुद्दे जो होते हैं पारिवारिक भी हो सकते हैं, उन पर बड़े चर्चा परिचर्चा जैसी होती है जो हमारे विचारों को झंझोड़ती है और कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न खड़े करती है कि ऐसा हो रहा है समाज में, आप क्या सोचते हैं। तो ये सारी चीजें बड़े इत्मीनान से पढ़ने वाली हैं। और अक्षर जो होते हैं उनका एक अपना चाव होता है, उनमें अलग रोचकता होती है, उनको पढ़ने का अपना मजा है। सुनना और बोलना, फिर हमने कहा ना कि देखना एकदम अलग चीज है। और हमारा शब्दकोश भी बढ़ता है क्योंकि उसमें अलग अलग शब्दों का जो इस्तेमाल होता है उसकी वजह से हमारा कोश बढ़ता है। अब हम एक बात और ये बोलने जा रहे हैं कि जो लोग अखबार रोज नियमित पढ़ते हैं उनके दोस्त भी बहुत होते हैं। अब लोग शायद ये सोचेंगे कि भाई अखबार पढ़ने से दोस्त होने का क्या संबंध है, तो इसका जो संबंध है वो भी हम बताते हैं कि जब आप अखबार पढ़ते हैं तो उसमें कितने विषयों पर जानकारी होती है, जैसे कि राजनीति, अर्थशास्त्र, सामान्य ज्ञान, खेल, फिल्म, व्यापार, इन सब विषयों पर जब गहरी जानकारी होती है तो आपकी विचार शक्ति बढ़ती है, तार्किक शक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो अगर किसी भी विषय पर अगर किसी जगह पर बात हो रही है तो आप उसमें आसानी से शामिल हो सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। और जब इतने लोगों के बीच आप अपने विषय पर राय रखेंगे और आपकी राय अगर तर्क संगत हुई तो आपके दोस्त भी बढ़ेंगे ना,
ना उसे। हाँ, बिल्कुल बढ़ेंगे और तर्कसंगत होगी ही। जब हम पढ़ कर कोई बात करते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन अखबार पढ़ने का एक फायदा हमारे साथी बहुत अच्छा लिख कर दे रहे हैं। इन्होंने हम लोग को नमस्कार कहा है, वही इन्होंने लिखा है, समाचार पत्रों से जहां हमें पूरे जहान, संसार, देश विदेश के साथ देश की जानकारी, राज्य की जानकारी, लोकल मिलती है जानकारी, वहीं हमें ज्ञान, विज्ञान, रोजगार, अब तो समाचार पत्रों में महिलाओं के लिए विशेष स्तंभ तक लिखे जाते हैं। इसके अलावा फिल्म, संगीत की जानकारी, देश में घट रही घटनाएं, रोचक विषयों की जानकारी मिलती है। किसी जमाने में मैं 3 पेपर पढ़ता था। उनका नाम तो लिखा है इन्होंने, लिखा है कि पूरा पेपर निचोड़ कर पढ़ लेता था, एक भी खबर नहीं छोड़ता था। हाँ। पूरे के पूरे लंबे लंबे आर्टिकल भी पढ़ता था और उसी का नतीजा निकला कि मैं एक पाठक से लेखक बन गया। आज भी शौकिया लेखक हूँ। कई समाचार पत्र में मेरे छोटे छोटे आर्टिकल छपते हैं, कविताएं, क्षणिकाएं छपी हैं, परंतु अब वो सब कुछ छूट गया। विगत 4-5 वर्षों से टेलीविजन देख रहा हूँ। लेकिन जो आपने बात कही बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लेखक बन गए, क्षणिकाएं लिखने लगे, ये है पढ़ने की शक्ति। बिल्कुल, और उससे हमारे जो साहित्य है उसके प्रति भी रुचि जागृत होती है। और आजकल का जो युवा वर्ग है ना रेणु जी, सबसे ज्यादा निराशा तब होती है कि उनके हाथ में आपने कभी कोई अखबार या मैगजीन कभी देखी नहीं होगी, वो पढ़ते ही नहीं है। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें सामान्य विज्ञान के और जो भी समसामयिक जो बातें चल रही हैं अभी उसके बारे में कितने सारे प्रश्न आते हैं। अगर ये सामान्य ज्ञान आपका नहीं होगा या जो करंट अफेयर्स हैं, जो आजकल की घटनाएं, उनके बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल, बिल्कुल सही कह रही हो मंजू। ठीक है, हमारे साथी बच्चे कहेंगे कि जो युवा पीढ़ी है वो कह सकती है कि हम 8 घंटे की जगह 9 घंटा पढ़ लेंगे। लेकिन आप सोचिए कि चलते फिरते जो चीज सामान्य ज्ञान वाली, जो प्रश्नोत्तरी वाली बात है, वो आप रोज बरोज पढ़कर अगर आप याद कर सकते हैं, बात करते हुए घर में या आप चाय नाश्ता कर रहे हैं, उसके साथ आपने समाचार पत्र पढ़ लिया, तो आपको वो बोझ भी नहीं लगेगा और आपका एक प्रश्न पूरा तैयार हो जाएगा, प्रश्न पत्र। बिल्कुल। तो आप एक विषय सोचिए, ऐसे ही चलते फिरते ये समाचार पत्र तैयार करवा देगा सामान्य ज्ञान का, और या यूं कहे करंट वाला। तो ये सोचिए कितना फायदेमंद है। तो समाचार पत्र पढ़ना एक संस्कार है, एक आदत है। इसका आप देखिए क्या क्या फायदे हैं और शुरू कर दीजिए। अपनी छब बनाए थे जो मैं पी के पास गई, अपनी छब बनाए थे जो मैं पी के पास गई, जब छब
बहिया पकड़ हरनी, बहिया पकड़ हरनी, रे मोटे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी, रे मोटे नैना, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी, रे मोटे नैना मिलाए के। बात है, क्या बात है। वाह। रेणु जी, बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा गाना है। मैं तुलसी तेरे आंगन की, इस फिल्म का ये गाना है। और इसके पहले जो गीत हमने सुने हैं ना, सावन को आने दो, नौकर फिल्म का गाना, पाकीज़ा फिल्म का गाना, और ये जो गाना था हमने बताया जैसे कि मैं तुलसी तेरे आंगन की। और जब हम आदतों की बात करते हैं ना रेणु जी, तो 2 आदतों की हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक और जिस आदत की अभी बहुत आवश्यकता है वो ये है कि जैसे समय गुजरता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, और नई टेक्नोलॉजी को जो युवा वर्ग होता है वो बड़ी आसानी से अपना लेता है, उसे दिक्कत नहीं आती है, वो जल्दी से उसे सीख लेता है और उसे अपना लेता है। लेकिन जब पुरानी पीढ़ी होती है वो उस नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में थोड़ा उनको समय लगता है, सीखने में थोड़ा समय लगता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सीखना नहीं चाहते, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो उसे अपनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मंजू, एक बात तो है कि जो नहीं सीखना चाहते उन्हें सीखना भी पड़ता है। बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे तुमने कहा कुछ लोग सीखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी रुचि नहीं है उतनी, लेकिन हाँ, अगर हमें एक समय के साथ चलना है तो सीखते हैं, कोशिश करते हैं। और बिल्कुल सच बात है कि बच्चे बहुत आसानी से सीख लेते हैं। तो इसमें फिर बात आती है कि एक बार फिर जमाना लौट जाए, और जैसे बच्चों को हमने उंगली पर पकड़ के चलना सिखाया है, क और ए और बी लिखना सिखाया है, वैसे बच्चे अब हमें सिखाएं कि कैसे करना है और क्या करना है, कैसे माउस दबाना है, कैसे आगे बढ़ाना है चीजों को, कैसे उसे पसंद करना है, नापसंद करना है, सब्सक्राइब करना है। ये सारी चीजें हैं, इनकी भाषा अलग है, इनका तरीका बिल्कुल अलग है जी। तो इसमें फिर से एक बार नई पीढ़ी और आगे की पीढ़ी, यानी कि पीढ़ी का जो अंतराल है, उसको खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पर फिर आना बिल्कुल पड़ेगा। अब बहुत सारे काम जो पहले वहां जाकर के हमें करने पड़ते, जैसे टिकट की बुकिंग करवाना है, बैंक के काम है, और ऐसे कई काम जो अब हम घर बैठे अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन इनको हमें थोड़ा सीखना पड़ता है। तो होता क्या है कि नई पीढ़ी तो बड़ी आसानी से इसे सीख लेती, क्योंकि आजकल की चीजें उनके कई चीजें तो उनकी पढ़ाई में भी शामिल होती है। लेकिन पुरानी पीढ़ी जब इन चीजों को सीखना चाहती है तो वो सोचती है कि नई पीढ़ी थोड़ी हमारी मदद करके हमें सिखा दे। लेकिन होता क्या है कि नई पीढ़ी थोड़ी जोश में होती है, वो 1-2 चीज तो सिखाते हैं, उसके बाद जब अगर उन्हें समझ में नहीं आती तो वो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं इस बात से, अरे आपको इतनी बात समझ नहीं आती, मैंने आपको सिखाया ना, बस पहले ये दबाओ, फिर वो करो, फिर वो करो, और करना क्या है, आगे बढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ऐसा उनका कहना होता है। लेकिन कई चीजें सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, और पुरानी पीढ़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ने में जब थोड़ा वक्त लगाती है तो युवा वर्ग को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। पहले ही मंजू कह दिया ना कि वो फटाफट कर लेते हैं। हाँ। ये भी फटाफट करना चाहते हैं, भाग के करना चाहते हैं, और वही चाहते हैं हमसे भी। लेकिन फिर बात आती है कि ये अंतराल है पीढ़ी का, थोड़ा उन्हें समझना होगा, थोड़ा हमें समझना होगा। जहां नहीं समझ आ रहा पहले ही हम तो बता देते हैं भाई कि देखो ऐसा है, आराम आराम से करना, हम भागेंगे नहीं, हमारी गति यही रहेगी जी। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम चलेंगे, तुम 80 से मत चलना। हाँ। तो भाई कुछ करार आप कर ले और तब बैठे साथ में, है ना। तो इस तरह से दूसरा एक बात और है कि बहुत सारे हमारे साथी करना भी नहीं चाहते हैं, तो करें। पहली बात तो आप आगे आए। दूसरा, पीढ़ी जो है, जवान जो है, बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि वो भी थोड़ा सा धैर्य रखें और धैर्य के साथ सिखाएं बड़ों को, और याद करें वो दिन जब आप नहीं लिख पाते थे, लिखना तो दूर, बहुत सारी चीजें जे तो बहुत बार बहुत सारे बच्चों ने उल्टा लिखा होगा। हाँ। तो कृपया याद करें उसको, और कैसे धैर्य से आपके माता पिता ने उनको आपको फिर से सही जे लिखना सिखाया। और चलते चलते आप कितनी बार गिर जाते थे, लेकिन आपके माता पिता ने आपको उठाया, खड़ा किया और फिर वापस चलना सिखाया। तो यानी कि हर काम आपको कितने धैर्य पूर्वक माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं। लेकिन अब जब अगर उनके सीखने का वक्त आया है तो बच्चों को भी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, और धैर्य और प्यार से उन्हें सिखाइए,
समझाइए और उनकी क्षमता को पहचान करके आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा तालमेल बैठ एक जाएगा। बात और है ना मंजू, थोड़ा स्वार्थी भी तो बने। युवा पीढ़ी सोचे कि अब उन्हें करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो कहीं भी मम्मी पापा को जाना है, टिकट करना है तो आपको बैठना पड़ेगा। तो सिखा दो ना, कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए भी, है कि नहीं? बिल्कुल। और अब जब ये आसानी की बात है तो अच्छी आदतें हमेशा ही हमारे लिए आसानी पैदा करती है, यानी कि कार्य आसान करती है। तो ऐसी कुछ और आदतों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अब इजाजत चाहते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।